मेरा नाम मोहित आनंद है। मैं गया से बिलोंग करता हूँ। ओके, आपका कौन सा अटेम्प्ट और कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। ओके, आपका मीडियम ऑप्शनल क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश है एंड मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ओके, आपका इंटरव्यू कैसे गया, क्या बताएंगे इंटरव्यू बारे में? आई थिंक ठीक गया है। मोस्टली डैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छा। सो इसलिए बेटर गया है। ओके, डेफ से क्या चीज ज्यादा पूछी गई है आपसे? मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया। वो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर आता है, जी। तो किस तरह का परफॉर्मेंस है और जी। क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये जी। पूछा गया था। ओके, आपके हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछा? हाँ जी, नहीं, हॉबी से नहीं पूछा गया। ओके। सर एक सवाल, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। इससे पहले आपने इंटरव्यू फेस किया था? जी, लास्ट ईयर इंटरव्यू दिया था। एंड सर जो मॉक दिया जाता है, आपने मॉक दिए होंगे हाँ जी सर। काफी सारी कोचिंग्स में, तो उन मॉक में और यहाँ पर जो इंटरव्यू दिया जाता है डिफरेंस क्या होता है? क्या कोई जेन्युइन डिफरेंस होता है या फिर सेम वैसे ही क्वेश्चन होते हैं? आई थिंक सेम रहा, क्योंकि आप मतलब कुछ जो मॉक्स लेते हैं वो लोग बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाते हैं, तो वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। मोस्टली कन्वर्सेशनल टाइप का था। कुछ जो कोचिंग है वो ऐसे ही लेते हैं, कुछ फैक्चुअल पे चले जाते हैं। तो इस बार मेरा कन्वर्सेशनल हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर मेरा फैक्चुअल भी हुआ था, तो दोनों टाइप का ही होता है। ओके, आपने मॉक तो इंटरव्यूज कितने दिए हैं? मैंने 4 दिए इस बार। ओके, अब मॉक इंटरव्यू में रियल इंटरव्यू आपको क्या फर्क लगता है? आई थिंक इस बार सेम रहा। उधर भी सेम टाइप का माहौल था, इधर भी सेम था, बट यस हम लोग थोड़ा ज्यादा नर्वस होते हैं यहाँ पे। आप अगर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो जैसा मॉक जाता है वैसा ही यहाँ भी जाएगा। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्री के लिए कैसे तैयारी की थी? कई सारे जो प्री में ही रुक जाते हैं, तो उनके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? आई थिंक प्री में जो बेसिक्स बुक्स है उसको पढ़ लीजिए, उसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत से अलग आते हैं बट उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप बेसिक पढ़ लिए हैं और उसको करेंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपका अप्रोच सही होना चाहिए, मतलब कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप पहले कीजिए। अगर पॉलिटी है तो पहले पॉलिटी के क्वेश्चन ढूंढिए और उसको कीजिए। ओके। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसको आप टैकल कर लेंगे। ओके। सर, सी सेट की बात करें तो सी सेट काफी टफ होता था ना, आने वाले टाइम में भी टफ होता ही जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें किस तरीके से तैयारी करें? जिनकी मैथ वीक है वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखिए, सी सेट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और उसमें आप फाइंड आउट कर लीजिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन हैंडल कर पाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हैंडल नहीं करते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आप हैंडल नहीं कर पाते हैं उसको आप टच मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे समय बहुत कम होता है। आप 45-50 भी क्वेश्चन अगर करके आ रहे हैं तो आप सी सेट का कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। लेकिन वही होता है कि आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी को खोज के अटेम्प्ट कीजिए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, तो मैं उसको बनाता हूँ। टाइम दे के बनाइए, काम रह के बनाइए। रोज 5 क्वेश्चन आप, अगर आप बहुत वीक है सी सेट में तो बहुत से कोचिंग वाले जो है वो लोग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन डेली डालते हैं अपना पोर्टल पे, तो आप उसको रोज सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। सर, जब एग्जाम देने बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते, तो सबकी अपनी पर्सनल ट्रिक होती है करने की, है ना? वो आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं? आपका क्या तरीका है? देखिए, मेरा ये था कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, मेरा उसमें गलत बहुत कम होता है। तो मेरा 30 से 45 मिनट्स में मैं सारा कॉम्प्रिहेंशन कर लेता था। उसके बाद फिर मैं मैथ में चला जाता था कि जो टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। जैसे पहले एवरेज आता था, प्रॉफिट लॉस आता था, ये सब और भी कुछ चीजें हैं जो मेरे को सिंपल लगता था, मैं पहले उसको करता था। और हाँ, बाकी जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ क्वेश्चन थे वो सब मुझे डिफिकल्ट लगते थे, तो मैं उसको टच नहीं करता था। मतलब मैंने पहले से अपना जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक था उसको कर लिया, फिर उसके बाद रीजनिंग में चला जाता था। तो इस तरह से मैं हमेशा मतलब 50 क्वेश्चन के नीचे ही अटेम्प्ट करके आता था, बट मैंने हर बार सी सेट क्लियर किया है। और क्योंकि अभी ज्यादा टफ होता जा रहा है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले हम लोग इंजीनियर से तो हमें लगता था कि सी सेट करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आ जाते थे और क्लियर भी हो जाता था। लेकिन आज क्वेश्चन टफ होता गया है, तो कोई भी हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हर दिन 5-6 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और मतलब प्रैक्टिस में रहेगा तो यहाँ भी आके कॉन्फिडेंस बिल्ड रहेगा, आप यहाँ बन जाएगा। ओके। अगर सर मेंस की बात करें तो मेंस के आंसर राइटिंग लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग? बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले एक बार सारा बेसिक्स क्लियर मतलब पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हैं उसको कर लीजिए। और फिर धीरे धीरे आप, जैसे मैं इसमें नहीं हूँ कि आप सीधा जाके फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, वो नहीं कीजिए, आप वहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। आप शुरुआत में घर में बैठ के 2-4 क्वेश्चन डेली लिखिए, किसी से चेक करवाइए। बहुत से ऐसे मतलब जो है इंस्टीट्यूशंस जो डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन देते हैं, आंसर चेक करते हैं, तो पहले आप वहाँ से शुरुआत कीजिए।
उसके बाद जब आप आंसर लिखना चालू कर दिए हैं, जब आप 15 मिनट में एक आंसर लिखने लग गए हैं, फिर धीरे धीरे आप जाके फुल लेंथ टेस्ट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे टेस्ट लिखिए। समय आपको शुरुआत में ज्यादा लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको 3 घंटे के अंदर आपको लिखना है। तो मतलब स्टेप वाइज कीजिए, ऐसा नहीं है कि सीधा चले जाइए और बहुत सा मतलब कि इंस्टीट्यूट वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे लोग नहीं लिख पाते हैं, कि शुरू में प्रैक्टिस नहीं है, सीधा 30 क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से शुरुआत में आप घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 क्वेश्चन डेली लिखिए, तो फिर आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, फिर टेस्ट लिखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर आपने मेंस का जब फर्स्ट मॉक लगाया हो, तो उस टाइम पे आपको एक क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लगता था स्टार्टिंग में? मैंने लिखना शुरू किया था, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट है, तो मैंने पहला साल से लिखना शुरू किया था और मैंने मॉक्स नहीं लिखा था। मतलब मैं इनसाइट आईएएस पे जो डेली क्वेश्चन आता था, मैं उसको लिख के वहाँ पे अपलोड करता था और फिर आपस में हम लोग डिस्कस करते थे। तो इस तरह से मैंने लगभग 6 महीना किया होगा। उसके बाद फिर मैंने मॉक्स ज्वाइन किया, तो तब तक मेरा प्रिपरेशन हो चुका था। तो मैंने 3 घंटा में ही मतलब लिखा है, 3 घंटा 15 मिनट 10 मिनट इस तरह से। इस तरीके से आपका टाइम मैनेज हुआ है? हाँ, मैनेज हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत 6 महीना पहले प्रैक्टिस कर लिया था, उसके बाद मैंने मॉक्स लिखना स्टार्ट किया था। सर जब आंसर लिखते तो आंसर में क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं जो आंसर पढ़ने में मजा आए? हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल लिखा हुआ है। क्वेश्चन को पहले आप डिवाइड कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि 2-3 पार्ट होता है क्वेश्चन में और उसको लोग तोड़ नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको तोड़ लीजिए कि इसमें 4 पार्ट है और उसके हिसाब से फिर आप लिखेंगे तो आपके पास पॉइंट्स रहेंगे। मतलब हर सेक्शन में भी अगर 2-3 पॉइंट भी लिख रहे हैं तो आपका 2 पेज जो है भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं कमिटीज का, जैसे अभी हर लिखने का तरीका अलग है। जैसे अब GS2 है तो उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है उसको लिखना है, फिर कमिटीज के नाम लिखना है। GS3 में है तो थोड़ा बहुत आप डेटा वगैरह डाल सकते हैं। GS1 है तो आप ज्योग्राफी में मैप बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आंसर को प्रिपेयर कीजिए। हाँ, प्रिपेयर कीजिए। ओके। और ये क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, जी जी। उससे आप मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख पाएंगे। ओके। बहुत सारा जो पार्ट होता है वो हिडन होता है। आपको कुछ जैसा पूछ रहा है कि चैलेंजेस, ये जो स्कीम है इसमें चैलेंजेस क्या है, तो इसमें एक पार्ट हिडन है कि स्कीम क्या है। पहले आप स्कीम के बारे में मतलब कि आधा पेज लिखिए, फिर चैलेंजेस में आइए, फिर सॉल्यूशन में जाइए। सॉल्यूशन में जाइए। मतलब कई सारे क्वेश्चन में हेड होता है वो नहीं पता चलता। हाँ, हिडन होते हैं, तो उनको आप थोड़ा क्वालिटी डेवलप कीजिए कि किस तरह से मतलब मुझे जो हिडन है उसको पता करना है। ओके। और सर आपने मेंस 2 बार निकाला है, कई सारे उससे मेंस नहीं निकलते, तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर देते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स? आई थिंक मेंस निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने ऑप्शनल पे पकड़ मजबूत बनाइए। अगर आपने ऑप्शनल पे 260 स्कोर कर लिया है तो आप मेंस क्लियर कर जाओगे। लेकिन मैक्सिमम होता है कि लोग GS 1, 2, 3, 4 में लगे रह जाते हैं और ऑप्शनल को मतलब उतना तवज्जो नहीं देते हैं, तो उस वजह से उनका मार्क्स जो ऑप्शनल पे 220, 210 रह जाता है। और GS में अगर 100 नंबर भी आपका है तब भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये है, तो पहले आप ऑप्शनल कीजिए, फिर इथिक्स कीजिए, ऐसे कीजिए। और GS 1, 2, 3 तो जब आपने प्रीलिम्स किया था उस समय भी बहुत सारा चीज प्रिपेयर हो गया है। हाँ, तो उसमें आप मतलब कि कम भी प्रिपरेशन करेंगे, कम भी टेस्ट लिखेंगे, तब भी आपका 100+ मार्क्स रहता ही है। 90, 100 ऐसा आ ही जाता है मैक्सिमम लोगों को। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑप्शनल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, इथिक्स पे ध्यान दीजिए, ऐसे पे ध्यान दीजिए। सर अगर बात की जाए ना बुक लिस्ट की, अगर मेंस की, तो बुक्स आप क्या बोलेगी, मेंस के लिए कौन सी बुक ज्यादा बेस्ट रहती है? मेंस के लिए बुक्स मैंने तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही किया था, उसके बाद टेस्ट लिखे थे। और हिस्ट्री के लिए मैंने सोनाली बंसल का बुक रिफर किया था। स्पेक्ट्रम पढ़ा था मैंने, लेकिन उसमें मुझे उतना मतलब उसमें डेटास वगैरह दिए थे तो सब्जेक्टिव लिखने में आंसर दिक्कत आ रही थी, तो मैंने फिर सोनाली बंसल बुक रिफर किया था। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT ही जो बुक है 11th-12th की वही रिफर किया था। ओके। सर बात कीजिए पूरी प्रिपरेशन में जर्नी काफी लॉन्ग होती है, कई बार डिमोटिवेट भी हो जाती है कि नहीं हो रहा हमसे, आंसर लिख रहे उतना टाइम, वो कई बार घटने की जब बढ़ जाता है, ऐसा भी होता है। तो उस टाइम को आपने कैसे मैनेज किया है? ये सबके साथ होता है। ये आप ये मान के चलिए कि ये सबके साथ हो रहा है। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप कहीं गलत जा रहे हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा। ये सबके साथ ही हुआ है। सबको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होता है, पहले ज्यादा मार्क्स आया फिर कम मार्क्स आया। ये सब सबके साथ होता है, तो इसको एक नॉर्मल चीजें लेके चलिए, सबके साथ होता है। अपना मोटिवेशन, मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखिए और लगे रहिए।
तो आपका और बहुत ज्यादा मतलब अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा है फिर भी कोचिंग वालों ने कम मार्क्स दिया है तो उससे आप डिमोटिवेट नहीं होइए। हाँ। आप अपना सेल्फ इवेल्युएट करते रहिए। ओके। से आप अपने से लड़िए कि मेरा आज मतलब ऐसा आंसर लिखा है तो कल मैंने इससे बेटर आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। बिल्कुल तो इससे आप करेंगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। बहुत ज्यादा मार्क्स बेसिस पे मत जाइए कि मेरे को इतना नंबर दे दिया उतना नंबर दे दिया, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आप सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। अगर सर आपको डेली रूटीन की बात करें तो फिर डेली रूटीन में कितने घंटे स्टडी कर लेते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है ग्राफ? देखिए मैं अर्ली राइजर हूँ तो मैं 4 से 5 बजे उठ जाता हूँ। मतलब ये जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तब से मेरा ये आदत बन गया है कि अगर मैं घर भी जाता हूँ छुट्टी मनाने तब भी मैं 4 बजे उठ के बैठ जाता हूँ। अच्छा। हाँ तो ये हो गया है। तो सुबह में मैं मतलब 4 बजे उठा, 5 बजे उठा तो फिर उसके बाद 10-11 बजे तक मतलब कंटिन्यू पढ़ लिए। फिर उसके बाद आप नहा मतलब जो बेसिक रूटीन करना है वो कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। जी। फिर वही लंच के बाद फिर पढ़ना चालू किया। शाम को जनरली मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ, तब तक आप टायर्ड भी हो जाते हैं, एफिशिएंसी कम जाती है। तो शाम का मतलब मेरा वॉकिंग वगैरह चलता है, थोड़ा बहुत किसी से बात कर लिया। ओके। अगर मतलब एनर्जी रहा तो पढ़ते भी थे, बट मोस्टली मेरा स्टडी सुबह में ही होता है, शाम में लेकिन नहीं कई होता है। ये चीज यूपीएससी को लेकर काफी ज्यादा फैल रही है कि 18 घंटे 20 घंटा पढ़ना पड़ता है, ऐसे के बारे में क्या देखिए ये सस्टेनेबल नहीं है। मतलब हाँ। मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ। आप मतलब रोज 18 घंटा नहीं पढ़ बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। अगर 7 घंटा भी आप पढ़ रहे हैं, 6-7 घंटा भी आप पढ़ रहे हैं तब भी, और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, रोज आप पढ़ रहे हैं तब भी आप क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल। सर स्टूडेंट के लिए कुछ न्यू मैसेज देना चाहें न्यू स्टूडेंट के लिए? अपना मोटिवेशन हाई रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।